जय हिंद साथियों, सीकर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम एएसओ के लिए स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। उसमें हमने जो टॉपिक ले रखा है वो ले रखा है प्रतिचयन सैंपलिंग। पिछले 2-3 वीडियोज में हम लोग सैंपलिंग की कुछ मेथड्स पे बात कर चुके हैं। आज आगे बढ़ते हुए कुछ और मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं, कुछ और विधियों के बारे में हम लोग जानते हैं जो सैंपलिंग में प्रयोग की जाती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सीकर क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगली जो हमारी सैंपलिंग की मेथड है वो है क्रमबद्ध या व्यवस्थित प्रतिचयन। क्रमबद्ध या व्यवस्थित प्रतिचयन, इसके बारे में आज हम जानेंगे। क्रमबद्ध, जिसको सिस्टेमेटिक सैंपलिंग कहा जाता है। क्या होती है सिस्टेमेटिक सैंपलिंग? इस विधि में प्रतिदर्श की प्रथम इकाई का चयन, प्रतिदर्श की प्रथम इकाई का चयन, जो प्रतिदर्श यानी सैंपल की जो फर्स्ट इकाई है, प्रथम यानी फर्स्ट इकाई, फर्स्ट यूनिट का जो चयन किया जाता है वो समग्र में से रैंडम आधार पर किया जाता है। समग्र में से क्या किया जाता है? रैंडम आधार पर क्या किया जाता है? प्रथम इकाई, फर्स्ट यूनिट को चुना जाता है तथा शेष इकाइयों का चयन एक सुनिश्चित अंतराल पर स्वतः ही हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वतः ही जो बाकी बची इकाइयां हैं उनका चयन हो जाता है। क्रमबद्ध या व्यवस्थित प्रतिचयन क्या है? इसमें इस विधि में क्या किया जाता है? सैंपल की जो प्रथम यूनिट है वो समग्र में से रैंडम आधार पर ली जाती है तथा शेष जो इकाइयां हैं उनका जो चयन है वो एक निश्चित अंतराल पर स्वतः ही हो जाता है। इस विधि में केवल प्रथम इकाई का चयन किया जाता है। प्रथम इकाई का चयन किया जाता है, केवल फर्स्ट यूनिट इसमें क्या की जाती है? चुनी जाती है। प्रथम इकाई का चयन करने हेतु एक क्या काम में लिया जाता है? सूत्र। सूत्र यानी फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला काम में लिया जाता है और वो फॉर्मूला क्या है? K इक्वल्स टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। कैपिटल एन का मतलब होता है यूनिवर्स। जितनी एक समग्र में संख्याएं हैं उनको क्या बोला जाता है? कैपिटल एन यूनिवर्स उसको बोला जाता है। और सैंपल, स्मॉल एन का मतलब है सैंपल। इसके बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। स्मॉल एन यानी सैंपल और टोटल जो यूनिट है उनको बड़े एन यानी कि कैपिटल एन से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। के का मतलब होता है फर्स्ट यूनिट। के का मतलब होता है फर्स्ट यूनिट। पहले ही मैं बता चुका, इस विधि में केवल हम प्रथम इकाई का चयन करते हैं। हम केवल प्रथम इकाई का चयन करते हैं, बाकी का एक सुनिश्चित अंतराल पर अपने आप ही क्या हो जाता है? चयन हो जाता है। प्रथम इकाई 1 to k, पहली इकाई से लेकर के मान तक, पहली इकाई से लेकर के मान तक में से कोई भी एक यूनिट चुन लो। उसके बाद में उनको निश्चित अंतराल पर क्या करना है? सभी इकाइयों का चयन करना है। चलिए आगे की हम लोग बातचीत करते हैं। फॉर्मूला याद रखना है, K इक्वल्स टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, या ऐसे समझ लो समग्र डिवाइडेड बाय सैंपल प्रतिदर्श, न्यायदर्श। चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। एक समग्र में 100 इकाइयां हैं। एक समग्र में कितनी है? 100 इकाइयां हैं। उनमें से हमें 10 इकाइयों का क्या करना है? चयन करना है सैंपल के आधार पर। रैंडम रूप से क्रमबद्ध प्रतिचयन पर जो आधार पर है ना, वो क्या करना है? हमें क्या करना है? सैंपल के तौर पर हमें 10 इकाइयां लेनी है 100 इकाइयों में से। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। K इक्वल्स टू पहली इकाई का, हमें तो केवल और केवल पहली इकाई चुननी है। K इक्वल्स टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। यहां पर कैपिटल एन यानी पूरी कितनी इकाइयां हैं? 100 इकाइयां। स्मॉल एन यानी कि सैंपल कितने लेने हैं? 10। अब बात करते हैं, पहली जो इकाई है उसका हम चयन करेंगे 1 से 1 to k तक। 1 to k, इन दोनों के मान में से कोई भी एक इकाई हम लोग चुन लेंगे और k का मान जो सूत्र है वो है कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। कैपिटल एन की वैल्यू हमारे सामने आई है 10।
सॉरी 100, और स्मॉल एन की जो वैल्यू आई है वो आई है 10। तो 10 पहली इकाई जो चुनी जाएगी वो 1 से लेकर 1 टू 10 में से चुनी जाएगी। फर्स्ट इकाई, फर्स्ट जो यूनिट है वो कहां से कहां तक हम सेलेक्ट कर सकते हैं? 1 से लेकर 10 तक सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और 10 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी की इकाइयों का चयन कैसे किया जाएगा बता देते हैं। तो पहली इकाई का चयन मान लेते हैं, हमने पहली इकाई ली है 9। फर्स्ट यूनिट 1 से लेकर 9 में से कोई एक इकाई रैंडम तौर पर हमें लेनी है। मान लेते हैं हमारे सामने पहली इकाई आई 9। उसके बाद में अगली इकाई जो आएगी वो एक निश्चित आधार पर क्या की जाएगी? चुनी जाएगी। तो 9 और 9 18। दूसरी 27, 36। इस प्रकार से हमें 10 इकाइयां सेलेक्ट करनी है। 45, क्या पहली इकाई चुनी है हमने, उसके बाद में एक निश्चित अंतराल 1 से लेकर 10 के बीच में हमारे सामने रैंडमली एक इकाई हमने उठाई है 9। तो पहली इकाई 9 हो गई। उसके बाद में दूसरी उसी के अनुसार एक निश्चित अंतराल के बाद में हमने इकाइयां ले ली। पहली 9 के अंतर पर ली, अगले 9 पर, तो 9 में 9 जोड़ा 18 हो गई। फिर अगली 9 के अंतर पे 27, 9 के अंतर पे 36, 9 के अंतर पे 45, 9 के अंतर पे 54। इस प्रकार से हम 10 इकाइयों का चयन कर लेंगे। एक और इस प्रकार का हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में मान लेते हैं समग्र में 150 इकाइयां, n इक्वल्स टू 150, स्मॉल n इक्वल्स टू मान लेते हैं हमें कितनी इकाइयां चुननी है, मान लेते हैं 15 इकाई हमें। तो पहली इकाई का चयन रैंडम तौर पे 1 2 के में से पहली इकाई का चयन, और के का मान ये लिखा पड़ा हमारे सामने, के का मान ये लिखा पड़ा 150 डिवाइडेड बाई 15, ये लिए कितने। तो पहली इकाई कहां से कहां तक ले सकते हैं? 1 से 10 में से कोई एक इकाई हमें चुननी है। मान लेते हैं हमने चुनी पहली इकाई 5 ली, तो अगली इकाई प्रथम इकाई हमने चुन ली है, 5 के अंतर से चुनी है। अगली हम लेंगे 10, उससे अगली 15, उससे अगली 20, उससे अगली 25, 30। इस प्रकार से हम कितनी इकाई ले लेंगे? 15 इकाइयां सेलेक्ट कर लेंगे, चुन लेंगे। तो ये जो सिस्टेमेटिक सैंपलिंग है, इसका अर्थ क्या होता है? इसमें केवल और केवल प्रथम इकाई का हमें चयन करना रहता है, तथा बाकी की जो शेष इकाइयां हैं, जो बची हुई इकाइयां हैं, जो बैलेंस यूनिट्स हैं, उनका एक सुनिश्चित अंतराल पर स्वतः ही क्या हो जाता है? चयन हो जाता है। चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होने चाहिए। नोट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या है? क्रमबद्ध प्रतिचयन का दूसरा नाम अर्ध यादृच्छिक प्रतिचयन, स्पेस रैंडम सैंपलिंग भी है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। स्पेस रैंडम सैंपलिंग है तो वो क्रमबद्ध प्रतिचयन, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, बहुस्तरीय प्रतिचयन, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि क्रमबद्ध प्रतिचयन का दूसरा नाम क्या है? अर्ध यादृच्छिक प्रतिचयन, अर्ध यादृच्छिक प्रतिचयन, अर्ध यादृच्छिक प्रतिचयन, अर्ध यादृच्छिक प्रतिचयन। स्पेस रैंडम सैंपलिंग, स्पेस रैंडम सैंपलिंग, स्पेस रैंडम सैंपलिंग, स्पेस रैंडम सैंपलिंग ही क्रमबद्ध
प्रतिचयन है। दूसरा नाम है, याद रखना, क्वेस रैंडम सैंपलिंग है। तो वहां पर आपको जो क्रमबद्ध प्रतिचयन सिस्टेमेटिक सैंपलिंग है वो वाला ऑप्शन आप लोगों को करना है, क्वेस रैंडम सैंपलिंग। अगली बात हम करते हैं, क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसमें प्रथम इकाई का तो रैंडम, फर्स्ट इकाई तो हम क्या कर लेते हैं, रैंडम चुन लेते हैं। प्रथम इकाई रैंडम चुनने के बाद बाकी इकाइयों को एक शेष अंतराल पर चुनी जाती है। अर्ध यानी आदि तो क्या है, ये रैंडम है, तो फर्स्ट इकाई तो रैंडमली चुन ली हमने, और बाकी की इकाइयां एक निश्चित अंतराल पर क्या हमने सविचार करके उनको क्या कर लिया, चुन लिया। तो आदि जो इकाइयां हमने रैंडम पे चुनी तो अर्ध रैंडम हो गई, और बाकी की हमने अपने हिसाब से सविचार करके उनको क्या कर लेंगे, चुन लेंगे। क्वेस रैंडम सैंपलिंग नाम आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। इस विधि को काम में वहां पर लिया जाता है जहां पर समग्र परिमित हो। समग्र परिमित समग्र यानी कि जिसमें संख्याएं क्या होती है, निश्चित होती है, गणना योग्य होती है, जिनका क्या कर सकते हैं, हम गणन कर सकते हैं, उसे बोला जाता है परिमित। और एक अपरिमित समग्र। परिमित समग्र क्या होता है, अपरिमित समग्र क्या होता है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है सैंपलिंग के टॉपिक में, वो वीडियो भी आप लोग देखिए। समग्र परिमित, इस विधि का काम में क्या लिया कब लिया जाता है, जब परिमित समग्र हो, इकाइयों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। अगर इकाइयों की संख्या निश्चित नहीं है तो हम 1 to k इसकी हम क्या नहीं कर सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितनी टोटल यूनिट है। मान लेते हैं हमें सैंपल का पता है, लेकिन टोटल यूनिट कितनी है उसका पता ही नहीं है, तो हमारे सामने के का मान ही नहीं आएगा। तो के का मान हमारे सामने नहीं आएगा तो हम आगे की इकाइयों का क्या नहीं कर सकते, सिलेक्शन नहीं कर सकते। इसलिए यह जो विधि है केवल और केवल परिमित समग्र फाइनाइट समग्र यूनिवर्स में ही काम में ली जा सकती है। अगली बात करते हैं, क्रमबद्ध प्रतिचयन में यादृच्छिक जो संख्या सारणी में से प्रथम इकाई का चयन किया जाता है। केवल और केवल फर्स्ट इकाई हम लोग सेलेक्ट करते हैं, और बाकी की जो इकाइयां हैं वो क्या की जाती है, एक निश्चित अंतराल पर स्वतः ही क्या हो जाती है, सेलेक्ट हो जाती है। अगली बात करते हैं, क्रमबद्ध जो प्रतिचयन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैं आप लोगों को बता चुका। क्रमबद्ध प्रतिचयन से संबंधित जो फैक्ट्स थे वहां से बाहर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बनने की कोई संभावना है ही नहीं। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अगली जो मेथड टेक्निक क्या कुछ भी बोलो, अगली सैंपलिंग है वो है गुच्छ प्रतिचयन, क्लस्टर सैंपलिंग। गुच्छ प्रतिचयन या क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम समग्र को कुछ गुच्छ यानी ग्रुप, क्लस्टर्स, कुछ गुच्छों में बांटा जाता है, अर्थात समष्टि को कुछ उपवर्गों में बांटा जाता है। सबसे पहले जितना समग्र है, बड़े से समग्र को कुछ गुच्छों में बांट लिया जाता है। समष्टि समग्र को पूरे जितने भी इकाइयां हैं उन्हें कुछ गुच्छों में क्या या उपवर्गों में बांट दिया जाता है। उपवर्गों में बांटने के बाद उसमें से रैंडम आधार पर प्रतिदर्श चुने जाते हैं। रैंडम आधार पर क्या लिए जाते हैं, सैंपल्स लिए जाते हैं। क्लस्टर्स यानी इस विधि में सबसे पहले जो बड़ा ग्रुप है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे गुच्छों में या उपवर्गों में बांटा जाता है। फिर क्या किया जाता है, उनमें से जो भी हमें सैंपल लेने हैं रैंडमली सैंपल ले लेते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। इसका एक उदाहरण भी मैंने आप लोगों को दिया है। दिल्ली शहर में एक सर्वेक्षण करना है अगर हमें, तो सबसे पहले दिल्ली शहर को अलग अलग गुच्छों में अलग अलग क्या कर लेंगे, गुच्छों में बांट लेंगे, अलग अलग गुच्छों में बांट लेंगे। जैसे 2-3 जगहों को एक गुच्छों में बांट लेंगे, जैसे 2-3 जगह है उनको एक गुच्छों में बांट लिया जाएगा। उसके बाद रैंडम सैंपलिंग द्वारा उन गुच्छों में से कुछ इलाकों को चुन लेंगे तथा उसके बाद उन चुने हुए इलाकों में क्या कर लेंगे क्या कर लेंगे, सर्वेक्षण कर लिया। क्या किया, सबसे पहले दिल्ली थी, उसमें हमें क्या करना था, कोई सर्वेक्षण करना था। तो क्या किया, दिल्ली को
अलग अलग गुच्छों में हमने बांट, इलाकों के हिसाब से, जैसे 3 इलाके एक गुच्छे में रख लिए, 3 इलाके एक गुच्छे में रख लिए, 3 इलाके एक गुच्छे में रख लिए। उन गुच्छों में से 3 जो हमने रखे उनमें से रैंडम आधार पर एक इलाका हम कर लेंगे सेलेक्ट। उसमें से कुछ इलाकों में जा उस इलाका, जैसे हमने चांदनी चौक चुना, चांदनी चौक में जाके हम क्या कर लेंगे, अपना सर्वेक्षण का कार्य कर लेंगे। तो क्लस्टर सैंपलिंग क्या है? क्लस्टर सैंपलिंग ऐसी विधि है जिसमें समग्र को कुछ गुच्छों में बांटा जाता है, उपवर्गों में बांटा जाता है, फिर उन गुच्छों में से हम रैंडमली कुछ सैंपल लेंगे और उन पर सर्वेक्षण करके समग्र के बारे में हम क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, उसके बारे में हम क्या निकालेंगे, निर्णय ले सकेंगे। अगली बात हम लोग करते हैं, अगली बात जो है वो क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। एक पॉइंट रह गया है, उसकी बात हम करते हैं, क्या है उसके बारे में हम लोग बात करें। ओके, स्तरित प्रतिचयन विधि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। स्तरित प्रतिचयन विधि में भी समग्र को उपवर्गों में बांटा जाता है। मैंने पहले आप लोगों को बताया था, स्तरित प्रतिचयन विधि आप लोगों को पढ़ाई थी, वहां पर मैंने क्या आप लोगों को बताया था कि उसको भी क्या बांटा जाता है, उपवर्गों में बांटा जाता है। तो स्तरित प्रतिचयन और जो गुच्छ प्रतिचयन है उसमें अंतर क्या रहा? अंतर क्या है? स्तरित प्रतिचयन विधि में भी समग्र को उपवर्गों में बांटा जाता है, तो स्तरित प्रतिचयन और गुच्छ प्रतिचयन में अंतर क्या है? बिल्कुल जायज क्वेश्चन है, जायज क्वेश्चन है, क्योंकि हम स्तरित जो प्रतिचयन है उसमें भी जो समग्र है उसे छोटे छोटे ग्रुपों में बांटते हैं, उनकी भौगोलिक हिसाब से, उनकी टाइम के अनुसार उन्हें छोटे छोटे ग्रुपों में बांटा जाता है। अगर आपने स्तरित प्रतिचयन नहीं पढ़ा है तो वो भी आप लोगों पीछे जाके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं अंतर की। क्या अंतर है? मुख्य अंतर है, स्तरित प्रतिचयन विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रत्येक उपवर्ग के अंतर्गत जो इकाइयों हैं उनमें विचलन क्या हो, कम हो। उपवर्ग की जो इकाइयां हैं, उपवर्ग की जो इकाइयां हैं वहां पर अगर विचलन कम है, आपस में विचलन कम है, स्तरित प्रतिचयन विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रत्येक उपवर्ग के अंतर्गत इकाइयों में विचलन कम है। विचलन क्या है? कम है, डेविएशन कम है, वहां पर स्तरित प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया जाता है। जबकि गुच्छ प्रतिचयन विधि का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां उपवर्गों में क्या है, विचलन अधिक है, विचलन अधिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दोनों में आप लोगों के सामने क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, किस प्रकार से कि इस प्रकार से आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ सकता है कि अलग अलग ग्रुपों में हमने क्या किया है, बांटा है, गुच्छों में बांटा है। दोनों विधियों में हम अलग अलग ग्रुपों में बांटते हैं, उपवर्गों में बांटते हैं। फिर स्तरित प्रतिचयन और इस विधि में अंतर क्या है? गुच्छ प्रतिचयन वाली विधि में तो क्या किया जाएगा, जो स्तरित प्रतिचयन की विधि है उसमें जो उपवर्ग की इकाइयां हैं उनमें विचलन कम होता है, डेविएशन कम होता है। जबकि गुच्छ प्रतिचयन वाली विधि में डेविएशन क्या होता है, डेविएशन ज्यादा होता है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। तो जहां पर डेविएशन कम है वहां पर जो सह संबंध का कोरिलेशन का मान हमेशा धनात्मक आता है, और जहां पर विचलन ज्यादा है वहां पर कोरिलेशन का मान क्या आता है, ऋणात्मक आता है। तो कौन सी विधि में जो कोरिलेशन का मान है वो नेगेटिव आएगा, तो
जो गुच्छ प्रतिचयन है उसमें कोरिलेशन का मान, सहज संबंध का मान नेगेटिव आएगा, और जो स्तरित प्रतिचयन विधि है उसमें क्या आएगा, कोरिलेशन का मान पॉजिटिव आएगा। अगली बात करते हैं, गुच्छ जो प्रतिचयन है इकाइयों के मध्य सह संबंध गुणन का मान ऋणात्मक नेगेटिव। कुछ प्रतिचयन इकाइयों के मध्य सह संबंध का जो गुणांक का मान होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। यदि कोई व्यक्ति समष्टि की कुछ इकाइयों को उपवर्गों में विभाजित करके प्रतिचयन करता है तो ऐसी स्थिति में स्तरित प्रतिचयन से ज्ञात किया गया परिणाम गुच्छ प्रतिचयन की तुलना में अधिक क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। क्यों होगा, बता चुका। इनमें जो विचलन है वो हमेशा क्या होता है, स्तरित प्रतिचयन में हमेशा कम विचलन होता है, जबकि गुच्छ प्रतिचयन की जो इकाइयां हैं उनमें आपस में जो विचलन है वो बहुत ज्यादा होता है। आज की क्लास जो है हमने 2 विधियां पढ़ी है, उनको एक बार रिपीट करेंगे और आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। चलिए रिपीट करते हैं, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले क्रमबद्ध या व्यवस्थित प्रतिचयन क्या किया है, क्या होती है। इस विधि में प्रतिदर्श की जो प्रथम इकाई है उसका चयन समग्र में से रैंडम आधार पर किया जाता है तथा शेष इकाइयों का चयन एक सुनिश्चित अंतराल पर स्वतः ही क्या होता है, स्वतः ही हो जाता है। इस विधि में केवल प्रथम इकाई का चयन किया जाता है और प्रथम इकाई का चयन करने हेतु एक सूत्र काम में लिया जाता है, K = कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n। उसके बाद में हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद में अगली बात की थी क्रमबद्ध जो प्रतिचयन है दूसरा नाम याद रखना है क्वेस रैंडम सैंपलिंग है। क्रमबद्ध प्रतिचयन का दूसरा नाम क्या है, क्वेस रैंडम सैंपलिंग, क्योंकि इसमें केवल पहली इकाई रैंडमली चूज की जाती है, बाकी से विचार चूज की जाती है। इस विधि को काम में वहां पर लिया जाता है जहां पर समग्र परिमित हो। क्यों है वो बात आप लोगों को बता चुका, तथा इकाइयों को किसी सुनिश्चित आधार पर व्यवस्थित किया गया हो। जो क्रमबद्ध प्रतिचयन है सिस्टेमेटिक सैंपलिंग में रैंडम संख्या सारणी में से केवल और केवल एक इकाई का चयन किया जाता है, बाकी की जो इकाइयां स्वतः ही चुन ली जाती है। अगली बात की थी गुच्छ प्रतिचयन। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है, क्लस्टर सैंपलिंग पूरे समग्र को गुच्छों में बांटा जाता है, उस गुच्छों में से हम रैंडमली कुछ जो सैंपल हैं वो उठाएंगे और उन पर स्टडी करके पूरे समग्र के बारे में हम निर्णय निकालेंगे। उदाहरण दे चुका, दिल्ली शहर को में एक सर्वेक्षण करना है, 2-3 जगहों को एक गुच्छ में रखेंगे, 2-3 यानी 4-5 गुच्छ पूरे दिल्ली शहर के 10 गुच्छ मान लेते हैं बना लेंगे। उसके बाद में उनमें से क्या कर लेंगे, कुछ एक गुच्छ में से एक जगह को चुनेंगे और वहां पर जाकर सर्वेक्षण कर लेंगे और पूरे समग्र की क्या कर लेंगे, बात हम लोग कर लेंगे। गुच्छ प्रतिचयन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली बात है स्तरित प्रतिचयन विधि में समग्र को उपवर्गों में बांटा जाता है और गुच्छ प्रतिचयन में भी क्या किया जाता है, दोनों को अलग क्या किया जाता है, बांटा जाता है, उपवर्गों में बांटा जाता है। तो क्या अंतर है इनमें, मुख्य जो अंतर है वो विचलन का है। इकाइयों में अगर विचलन अधिक है वहां पर क्या लेंगे हम, क्रमबद्ध जो क्लस्टर सैंपलिंग है उसका प्रयोग करेंगे, तथा जहां पर अगर विचलन कम है वहां पर हम कौन सी स्तरित प्रतिचयन, और अगर ज्यादा है गुच्छ प्रतिचयन विधि का प्रयोग करेंगे। गुच्छ प्रतिचयन इकाइयों के मध्य जो सहसंबंध का गुणांक है का मान जो होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।